तो देखिए, बजट को लेकर लगातार सराहनाओं का दौर जारी है और इस बीच पूरा विपक्ष जो है वो भी इसको लेकर काफी नाराजगी जाहिर कर रहा है, कई ऐसे लूप होल्स गिना रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऑन अ मैक्रो स्केल अगर देखें तो इसकी तारीफ की जा रही है क्योंकि टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। भदौरिया जी, देखिए, बात की जाए आपके बजट की तो लगातार जो एक बड़ा बदलाव किया गया है, उम्मीद से बढ़कर गदगद है तमाम मिडिल क्लास जो है कि 12 लाख तक आपने एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन ऑन अ मैक्रो स्केल बात की जाए तो क्या उपलब्धियां आप इस बजट की गिनवाना चाहेंगे? देखिए निशु जी, ये बजट हम ये कहें कि सराहनीय नहीं, बहुत एक अच्छा कदम है बजट को लेकर। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास एक छोटे से दायरे में आता है। मिडिल क्लास की सैलरियां थोड़ी होती है, उसी सैलरी में अगर उस पर टैक्स का वजन अगर आ जाए तो वो फिर आप उसकी कहीं ना कहीं गृहस्थी की जो रसोई है ये गड़बड़ा जाती है। तो अभी जिस तरह से जो एक छूट दी गई है, हमने सीधा बढ़ा के 5 से सीधा 12 पे लेके आए, तो 1 लाख की सैलरी तक वाले को कोई टैक्स नहीं देना है, सीधी सी बात है। नहीं तो पहले किसी की 50,000 तक की सैलरी है तो वो भी टैक्स के दायरे में आ जाता था। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसका लाभ हमारे देश की ज्यादा से ज्यादा जनता को होने वाला है, क्योंकि 1 लाख की सैलरी तक वो लोग होते हैं जो वाकई में मिडिल क्लास है, और 50 लाख उससे नीचे 50-25 तक के तो सभी आ जाते हैं। तो इनके ऊपर टैक्स का बोझ ना रहे, जिससे इनकी घर की गृहस्थी सुचारू चल सके, इनकी रसोई में कोई दिक्कत ना आए, तो ये सरकार ने बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया है। इसी तरह से आ जाते हैं हमारा दूसरे उस पे किसान, जिसके ऊपर कंधों पे पूरा देश का भार रहता है, जो अनाज, दूध, सब्जियां सब हमें उत्पाद करके हमारे पूरे देश को भरण पोषण करने के लिए भेजता है। तो उसके भी सरकार ने कितना बड़ा ख्याल रखा है कि 3,000 रुपए से बढ़ा के उनका सीधा 3 लाख से सीधा 5 लाख पे क्रेडिट उनका कार्ड बना दिया है। तो इससे किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। किसान 5 लाख से लेके अपने जो भी किसानी के उपकरण हैं, खाद है, बीज है, इसको बड़े आराम से खरीद सकता है। आपने देखा होगा इसी तरह से जो हमारे देश के उद्योग है, छोटे उद्योग ही है, उनके लिए जो है ना 2 करोड़ तक का जो ऋण रखा गया है, तो इससे हर किसी को लाभ मिलेगा। और बिल्कुल भदौरिया जी, आज आपके पास बहुत सी चीजें होंगी गिनवाने के लिए, लगातार आप वो गिनवाएंगे और सराहना भी लगातार उसकी हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस से राजेंद्र सोनी जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र जी। नमस्कार राजेंद्र जी, देखिए, अब बजट पेश हो गया है, लगातार जो टैक्स को लेकर आप सवाल उठा रहे थे, जयराम रमेश ने भी टैक्स टेररिज्म वर्ड का यूज किया था बजट पेश होने से पहले। अब आप गदगद हैं, खुश हैं इस बजट से? 12 लाख तक अब टैक्स फ्री कर दिया है। सॉरी, सुन नहीं पा रहा हूं मैं। राजेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज नहीं आ रही सर। चलिए ठीक है, आपकी आवाज ठीक करा देते हैं अभी। राजेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बोलिए जी, आपकी भी आवाज हमें आ रही है। तो देखिए, आपका फर्स्ट रिएक्शन हम मांग रहे हैं बजट के ऊपर, क्योंकि जयराम रमेश की ओर से टैक्स टेररिज्म का वर्ड यूज किया गया था बजट पेश होने से पहले। तो अब आप खुश हैं? 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। 10 लाख का अनुमान था, लेकिन अब उम्मीद से बढ़कर। देखिए, ये कदम इनका सराहनीय है, लेकिन कुछ सारी चीजें अपन को देखनी पड़ेगी। ऑल ओवर जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब में जिस तरह से रियायतें पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि टैक्स का जो स्लैब एक हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज हर इंसान लगातार कोई भी चीज खरीदे उस पे तो वो अपना टैक्स देता ही है। उसके बाद में फिर इनकम टैक्स। ये जो मांग है, जो मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले भी इसकी घोषणा करी थी कि हम पूरे देश में एक टैक्स करेंगे, सिर्फ एक बार टैक्स देना पड़े। वो चीप परिचित जो मांग थी उसको पूरा नहीं किया है। आज इस बजट के अंदर जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, गिना रहे थे, ठीक है, वो उनकी पार्टी का एक मसौदा है, अपनी पार्टी को एप्रिशिएट करना उनका फर्ज है। किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों की मांग तो सबसे बड़ी एमएसपी की है ना। कहाँ पे घोषणा हुई?
जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, मध्यम वर्गीय जो हमारे दुकानदार हैं, उनके लिए जो घोषणाएं होनी चाहिए, जिसके लिए अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन जिस बात को लेकर के संघर्षरत है, मिडिल क्लास के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, उनके लिए जो राहतें देना अपेक्षित था वो अभी तक नहीं मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर जो मैनिफेस्टो के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही थी ना, उसको वो पूरा करने का प्रयास करे। क्यों तो देखिए, देश का बजट है, अब हम नुक्ताचीनी में नहीं करना चाहता, मैं खुले दिल वाला इंसान हूँ। जो अच्छी चीज है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जो देश की आवाज है उसको सुन करके पूरा करने का प्रयास करना चाहिए था। एक अच्छा मौका था, उन्होंने नहीं किया। आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, इन आपकी बातों का जवाब लेंगे। भदौरिया जी से आपने दो चीजें गिनवाई, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपने बात की और इसी के साथ एमएसपी के मुद्दे पर आप बोलते हुए नजर आए। जवाब लेंगे भदौरिया जी से, लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट पर आपका फर्स्ट रिएक्शन, और इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया गया इस बजट में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए निशु जी, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं यहाँ पर, और निश्चित बात है। अभी कैप्टन आई सिंह जी को मैंने सुना, ये सोनी साहब को सुना मैंने, तो अपने अपने विचार रखे। देखिए यहाँ पर पहले हम अगर अच्छी बातों का जिक्र करें, क्योंकि यहाँ पर आप विपक्ष से ये नहीं समझ सकते कि विपक्ष केवल गुणगान करेगा। विपक्ष का दायित्व है कि वो खामियां उजागर करे। और अच्छी बात है, सोनी साहब ने ये भी बात करी कि जो अच्छे पहलू हैं इस बजट के, तो अच्छे पहलुओं की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल क्लास के लिए और खासतौर पे जो सैलरी क्लास है उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि अगर हम ये पैटर्न को समझें, क्योंकि 8वां बजट है निर्मला सीतारमण जी का, तो पहले 5 लाख तक की छूट थी, उसके बाद यहाँ पर 7 लाख, उसके बाद अब 12 लाख तक छूट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं इसको एक बहुत बड़ा रिफॉर्म बोलूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिस्पोजेबल इनकम, देखिए अगर सरल भाषा में समझे इस बजट को, कि जितनी डिस्पोजेबल इनकम आएगी तो उसका सीधा मायना ये है कि यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो यहाँ पर आपका ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। और यहाँ पर निश्चित बात है कि सवाल ये पैदा होता है कि जॉब क्रिएशन कैसे होगी। क्योंकि आपको ये समझना है कि जैसे हम एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स या पॉपुलिस्ट कदम क्या कोई सरकार उठाती है, तो ये अच्छी बात है कि एक अच्छे जो आज घोषणाएं हुई हैं इस बजट के माध्यम से, की बात करिए कि कपास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और दालों के जरिए कैसे आत्मनिर्भर जो एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसको कैसे बल मिलेगा। साथ साथ आप किसानों को अगर क्रेडिट देते हैं, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है जिसको हम नमन करते हैं, तो वहां पर जो अगर ध्यान सरकार का केंद्रित हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और साथ साथ मैं सोनी साहब की बात का भी बिल्कुल उनके साथ हूं यहाँ पर, कि जब बात बोलते हैं कि एमएसपी को लेकर एक बड़ी मांग है, तो सोनी साहब मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहूंगा कि देखिए आपके कार्यकाल में भी बड़े कदम उठाए गए थे, और यहाँ पर हर एक सरकार चाहती है जब उनको जिम्मेदारी मिलती है, वो सत्ता पे काबिज होते हैं, कि उनका दायित्व कई गुना बढ़ जाता है। जब जनता का जनादेश मिलता है तो जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वो भी उनको याद करा जाता है क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाए थे, अच्छे कदम उठाए थे। हम अच्छी बातों को याद करें तो यहाँ पर हर एक सरकार अपने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाती है, उपलब्धियां हासिल करती है, और कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसका दायित्व विपक्ष का भी है और एक आम आदमी का भी है कि आप उसको उजागर करें, और जनता तक और सरकार के कानों तक वो बात पहुंचनी चाहिए, उनके नुमाइंदों तक बात पहुंचनी चाहिए। बहरहाल अगर हम इस बजट की बात करते हैं तो मैं इसको पीपल्स बजट बोलूंगा यहाँ पर। और अच्छी बात है कि यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जब बात बोल रहे हैं, जनता जनार्दन होती है, और जनता जनार्दन का जब ये बजट है, क्योंकि खास तौर पे अगर तवज्जो दी जा रही है मैन्युफैक्चरिंग पे, देखिए आपकी दर्शकों तक ये बात जानी चाहिए कि वो भी एक दौर था जब हम महज तवज्जो दिया करते थे व्यापार को। ये नया हिंदुस्तान है और जिसका श्रेय पूरे देशवासियों को जाता है। यहां पर हम लोग अब तवज्जो दे रहे हैं उत्पादन को, तो यहां पर, और पहले क्या होता था कि आयात निर्यात जो होता था हम उसमें ध्यान नहीं केंद्रित करते थे कि कितना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पर हम लोग उसमें संतुलन बनाते हैं कि ऐसे ना हो कि वहां पर हम डॉलर को तो स्ट्रांग कर दें और हमारा जो रुपए है वो कमजोर होता रहे। तो यहां पर आपको फॉरेन एक्सचेंज भी
मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात है कि एफडीआई की जो बात हुई है इंश्योरेंस सेक्टर में कि 74 से लेकर उसको 100%, तो ये अपने आप में मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा कदम है कि यहाँ पर अब एक बिल्कुल खुला मैदान है, कई इसमें कंपनियां आएंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर इससे संभावना जो जताई जा रही है कि रोजगार उत्पन्न होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जब प्रधानमंत्री ने अभी जो बात रखी देश को संबोधित करते हुए, तो वहां पर जब वो बात बोल रहे हैं कि एक तरफ उत्पादन को तवज्जो मिलेगी इस बजट के माध्यम से, टूरिज्म सेक्टर को, और साथ साथ नए एयरपोर्ट्स के निर्माण की बात हो रही है, जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, ध्यान उस तरफ जा रहा है। क्योंकि निश्चित बात है कि यहाँ पर विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार को घेरे कि आपने कितने रोजगार दिए जो वायदे करे थे चुनावी मैदान में जाकर। तो यहाँ पर और एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, कल्चरल हेरिटेज की जो बात कर रहे हैं, जो पांडुलिपियों की बात करी, तो वो मतलब एक तरह से सारे पहलुओं को कोशिश करी गई है इस बजट के माध्यम से कि उसको शामिल करा जाए। और कैंसर की जो दवाइयां मिलाकर इस पूरे बजट की सराहना लगातार की जा रही, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। फिलहाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपको ले चलेंगे प्रयागराज, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इसी के साथ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, बजट को लेकर जो चर्चा हम जो चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जहां बजट को लेकर चर्चा ये है कि देखिए इसमें बड़ी राहत मिडिल क्लास को दी गई, लेकिन इसके बावजूद तमाम सवाल जो है विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं कि एमएसपी पर आपने क्या किया। हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट जो हैं जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, आपके पास आऊंगी, उन सवालों का जवाब आपसे मैं लेना चाहूंगी जो कि आपसे राजेंद्र सोनी जी ने पूछे। एक तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि आपने भले ही जो टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो लग रहा है ना, और इसी के साथ एमएसपी को लेकर आपने क्या किया, पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए निशु जी, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार है वो, मैं हर चैनल पर उनको अपने साथ देखता हूँ, वैसे भी उनकी कहीं डिबेट सुनता हूँ, तो बहुत बुद्धिमत्ता से अपनी विश्लेषण करते हैं। और राजेंद्र जी को मैं यही कहूंगा कि राजेंद्र जी भी बहुत अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस के। जैसे ही उनको जो चीज अच्छी लगी उन्होंने बिल्कुल उसकी तारीफ की है, कहीं गलत नहीं है। मैं उनको यहाँ ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो गलत है, वो भी एक अच्छा प्रवक्ता है। मतलब समस्या यहाँ एक आ जाती है कि जिस पार्टी के है उस पार्टी के गाइडलाइन से तो हट के नहीं चल सकते ना। तो उन्होंने ये तो कहा है कि 12 लाख तक जो मिडिल क्लास को जो छूट दी गई है सराहनीय है, अगर उसके साथ कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी पार्टी का जो पक्ष होता है वो बिल्कुल रखा है, मैं उसपे उनको गलत नहीं मानता हूं। अब उन्होंने जो कहा है कि टैक्स बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि जीएसटी जब तक भारत में नहीं थी तो क्या हाल था, हर चीज पे अलग अलग टैक्स थे, हर स्टेट हर प्रांत का अलग अलग टैक्स था। तो जीएसटी लाके उसको वही तो किया है कि सारे टैक्सों का एक किया है। पहले आपने देखा होगा निशु जी, हर स्टेट जहां खत्म होता था दूसरा स्टेट लगता था, तो वहां एक सेल टैक्स का एक नाका लगा रहता था, और वहां पर किस तरह से लूट मार काला बाजारी होती थी ट्रकों को पास करने पे। टैक्स जनता टैक्स दे रही है मगर वो टैक्स सरकार तक नहीं पहुंचता था। जनता टैक्स उस टाइम भी देती थी, आज भी दे रही है, मगर सरकार पे वो टैक्स नहीं पहुंचाता, उसमें बिचौलिए बंडर बांट कर जाते थे। जैसे मैंने बताया कि ट्रकों की लाइन लगी रहती थी, उनको जो है ना 2 नंबर में निकाला जाता था। तो वो चीजें आज खत्म कर दी। आज कहीं भी सेल टैक्स के कोई भी टोल नहीं है, कोई नाका नहीं है। जीएसटी आने से ये फायदा हुआ है। तो आज जीएसटी के माध्यम एक देश एक टैक्स हो चुका है, हर प्रांत का अलग अलग टैक्स था वो खत्म हो चुका है। हर चीज जिस तरह से जो होता था वो सब, तो इसी को कहते हैं एक टैक्स। इससे सभी को राहत मिली है। टैक्स पहले भी हम देते थे, आज भी दे रहे हैं, मगर उस टैक्स का फायदा जो लाभ सरकार को जाना चाहिए न तब जाता था, मगर आज जा रहा है। तो उसी पैसे से आज देश में जिस तरह से विकास हो रहे हैं। विशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जहां से भी आपका पैतृक गांव जहां भी पड़ता हो, शहर पड़ता हो, आप उस टाइम आते, आज से 10 साल 12 साल जब 15 साल पहले जब आप आती होगी तो आपको दिल्ली आने में कम से कम 10 से 20 घंटे लगते होंगे। मगर आज इतनी अच्छी रोडें हैं कि आपको पता नहीं चलता कि हम दिल्ली अपने घर से दिल्ली कब पहुंच गए। और ये स्थिति पूरे भारत की है। आज जिस तरह से रोडों का जो आपने देखा है कि जाल बिछाया गया, वो भी बिल्कुल भदौरिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, उसमें कोई दो राय नहीं। एमएसपी पर आपका जवाब?
बिल्कुल। एमएसपी आपने देखा होगा कि किसानों की अगर एमएसपी बढ़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी ने नहीं बढ़ाई है। आज की तारीख पे हमने ज्यादा से ज्यादा अनाज पूरे एमएसपी के अंदर ले लिए हैं और उनको समय समय पे हर बार हम बढ़ा रहे हैं। अब ये बार बार कहते हैं उसको गारंटी अरे गारंटी आप तो जो है ना 70 साल में नहीं दे पाए, हमें तो जुम्मा 12 साल हुए हैं, तो आप हमें थोड़ा अपने जितना समय आने दो ना। हो सकता है कि हम एमएसपी किसानों की ऐसी करते हैं, आप सोच ही नहीं सकते हो। जिस तरह से आज किसानों को हमने 3 लाख भी हम ही ने किए थे और आज 5 लाख भी हम ही ने किसानों को कर दिए क्रेडिट कार्ड, और किसान को जो सम्मान निधि हमने दी है शायद आप 70 साल में नहीं दे पाए, वो भी तो सम्मान हम ही ने दिया है। इसी तरह से गृहिणियों को, महिलाओं को, उद्योगियों को जिस तरह से राहत हमने दी है, हमारी सरकार ने दी है, ये शायद 70 साल में नहीं दे पाए, तो इनको विचार करना पड़ेगा। मैं इनका बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ। कांग्रेस विपक्षी पार्टी है तो वो हम कितना भी अच्छा करेंगे वो हमारी कमियां खोजेंगे, तो खोजना भी चाहिए, हमें उसकी बुराई नहीं है, मगर ये अंदरूनी। ठीक है, देखिए राजेंद्र जी, भदौरिया जी कह रहे हैं कि आप मन ही मन खुश हैं बजट से, लेकिन आप जस्ट बिकॉज आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो कमी बोलनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ आलोचना तो करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसी के साथ एमएसपी पर भी आपने जवाब सुना, उन्होंने कहा कि आप 70 साल में तो दे नहीं पाए, तो अब हमें तो कुछ ही टाइम हुआ है और टाइम दे दीजिए, मांग रहे हैं टाइम। पहले तो कैप्टन भदौरिया जी की विनम्रता का मैं कायल हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ। देखिए ऐसी बात नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बीरर हूं तो मुझे कुछ बोलना ही बोलना है। मैंने कहा ना, मैं खुले दिल वाला इंसान हूं। राहुल गांधी जी ने परसों दिल्ली में एक कार्यक्रम के अंदर उन्होंने यह स्वीकार किया, तो राहुल गांधी जी ने खुले मन से एक बार नहीं कई बार स्वीकार किया कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई है। और देखिए परिस्थितियां एक जैसे नहीं होती। जब कांग्रेस का शासन था उस वक्त परिस्थितियां कुछ अलग थी, आज परिस्थितियां कुछ अलग है। कांग्रेस ने नहीं करी तो क्या आप भी नहीं करेंगे? आप कह रहे हो कि हमें भी इतना टाइम चाहिए। अरे 70 साल कांग्रेस को मिले, 70 साल आपको चाहिए। 70 साल में तो मर जाएंगे ना लोग, खत्म नहीं हो जाएंगे। ऐसा अपरिपक्वता भरा जवाब कि मुझे आशा नहीं थी भदौरिया जी से, मैं इस पे एतराज करता हूँ। नहीं, आपको करना है, आपको करना है तो आपको करना चाहिए। दूसरी बात, भदौरिया जी ने कहा कि जीएसटी लागू हो गया ना, शायद भदौरिया जी को पूरा नॉलेज नहीं है। जीएसटी का उपयोग ही नहीं, केंद्र सरकार उसका उपभोग कर रही है। वो जो कांग्रेस शासित राज्य है उनको जीएसटी का पैसा लौटा ही नहीं रही, अरबों रुपए अटके पड़े हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस का शासन था 5 साल, मैं उस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। राजस्थान का कितने ही अरबों रुपए जीएसटी का पैसा है केंद्र सरकार ने नहीं लौटाया। जीएसटी आपने लागू करी है अपने फायदे के लिए। और दूसरी बात, आप कैप्टन, आपके माध्यम से कैप्टन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बजट के अंदर गरीबों के आवास के लिए कोई स्पष्ट बात नहीं करेगी, मनरेगा के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं करेगी। जो इंस्पेक्टर राज है, मैं तो एक छोटे से जिले से आता हूँ, श्री गंगानगर, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ऐसे जो छोटे शहर है, हम लोग इंस्पेक्टर राज से बड़े परेशान हैं। जो चाहे वो सेल टैक्स का इंस्पेक्टर हो, चाहे वो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर राज को परेशान करने, उसको समाप्त करने के लिए कोई स्पष्ट घोषणा इस बजट में नहीं करी गई है। आपका है कि हम उत्पादकों पे हम फोकस कर रहे हैं। तो जो बहुत ही छोटी छोटी जातियां हैं, सुनार है, सुथार है, लुहार है, दर्जी है, कुम्हार है, ये देश के आर्थिक जो उत्पादन है ना, उसकी एक दूरी है। बहुत छोटे हैं लेकिन हर घर के अंदर इनकी जरूरत पड़ती है। इनके उत्पादन पे आपने क्या फोकस किया है? ये चीजें जिससे देश बनता है, इस पे आपको बताना चाहिए। बेरोजगारी और आर्थिक असमानता है, इस पे कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है। तो ये तमाम चीजें मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ लगातार विपिन शर्मा भी जुड़े हुए हैं। विपिन जी, देखिए एक बात और हो रही है बिहार की। बिहार के लिए जो तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं उसको लेकर लगातार बिहार के लोग खुश हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऐलान होना है। यहाँ पर आईआईटी का जो है एक्सटेंड जो से किया जाएगा उसको लेकर, इसी के साथ कपास फैक्ट्री यहाँ पर लगाई जाएगी। तमाम तरीके के जो ऐलान यहाँ पर किए गए हैं, इसके बाद अब इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले इसके मायने अब खोजे जा रहे हैं। निशु जी, कोई दो राय नहीं है इसमें
यहाँ पर कि आप तो बिहार की बात कर रहे हैं, मैं पहले दिल्ली का जिक्र करूंगा जो राजधानी है, क्योंकि चुनाव तो अब बस कुछ घंटे ही दूर रह गए हैं। 5 फरवरी को दिल्ली वाले वोट डालने जाएंगे, उनमें से एक मैं भी हूं, मैं भी दिल्ली का वोटर हूं। तो यहाँ पर निश्चित बात है कि कई बातों को मद्देनजर रखते हुए ये जो आज बजट पेश हुआ है, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखूंगा। आपने जो सवाल उठाया है कि चाहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात करें बिहार में, और कपास की बात करें, ऐसी अनेक योजनाओं की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर, और क्योंकि साथ में ये भूलना नहीं चाहिए कि जेडीयू का जो समर्थन मिला हुआ है और वो बड़ा उसकी अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्योंकि 240 पे 40 का आंकड़ा जुटा पाए थे भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में, तो यहाँ पर जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में चाहे टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो यहाँ पर उनका बड़ा अहम योगदान है, बड़ी अहम भूमिका में है। तो यहाँ पर अब कई बातों को मद्देनजर रखा गया है। बहरहाल देखिए, क्योंकि अभी सोनी साहब ने जो बात बोली, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा यहाँ पर कि कई बातें हैं ऐसी जिसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और लेकिन वही वाली बात है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हर एक प्रक्रिया है, समय लगता है कई बातों का, और यहाँ पर विपक्ष हमारा मजबूत हो, सरकार की खामियां उजागर करे, तो निश्चित बात है कि काम और तेजी से होंगे, वो रफ्तार पकड़ेंगे। तो यही एक विपक्ष की भूमिका होती है। और समय, देखिए समय जो है वो बड़ा कीमती होता है कि यहाँ पर अगर ये सदन की प्रक्रिया चलेगी नहीं, वो घमासान ही चलता रहेगा और जहां पर सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ेगा, तो उसमें नुकसान किसका है? एक आम आदमी का, देशवासी का और टैक्स पेयर का, खास तौर पे, क्योंकि बजट में हम बात करते हैं कि कितने टैक्स रिलीफ मिली, कितनी टैक्स छूट मिली, क्या टैक्सेशन अपना एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक नई टैक्स रिजीम है। तो यहाँ पर हमने दो बातें बड़ी जरूरी, कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है निशु जी, कि वहां पर जो 6.8 की ग्रोथ प्रोजेक्शन करी गई है, साथ में फिस्कल डेफिसिट की जो बात है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में करना है कि 4.4 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, साथ साथ एक आपका सपना है कि यहाँ पर आज के वर्तमान दौर में हम लोग 5वें पटल पर हैं आर्थिक महाशक्ति के संदर्भ में, तो यहाँ पर सपना है कि तीसरे स्थान पर आए और $5 ट्रिलियन का सपना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे और यहाँ पर समय को भी नष्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष सकारात्मक तरीके से सरकार को घेरे, बहुत अच्छी बात है, ये आईना दिखाने का काम करे विपक्ष। बिल्कुल सोनी साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है। आपने जो बातें बोली एमएसपी को लेकर, क्योंकि देश का अन्नदाता है किसान, लेकिन साथ साथ कुछ अच्छी जो बातें हैं, आधा ग्लास अगर खाली है तो आधा भरा भी है, और यहाँ पर हम आशावादी हैं। और जो बातें करी जा रही है, शिप यार्ड की बात करी, शिप बिल्डिंग की बात करी, वो बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है। यहाँ पर रोजगार कितना देता है, वो टूरिज्म सेक्टर कितना रोजगार देता है। हम लोग मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े देश से लोग आते हैं यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना हमारा को अगर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, तो ये अच्छी बात है। और साथ साथ कि वोकल फॉर लोकल होना है, क्योंकि हम एक तरफ अगर रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं, तो साथ साथ वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर अगर हमने बनना है, हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान वहां जाना चाहिए कि जैसे मैंने उदाहरण दिया आयात निर्यात की, कि ऐसे ना हो कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, जैसे कनेक्टिविटी को बोला जाता है, कितने हाईवेज बने हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर जो है, देखिए बड़ी जरूरी बात, मैं चाहता हूं आज इस चर्चा में उस बात का जिक्र हो, क्योंकि हम जो नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो ये जो कहानी है वो अधूरी है जब तक हम सही मायने में जो हमारे 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं एंड द माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम, जब तक उनको सही मायने में इंटीग्रेट ना करें मेन स्ट्रीम में, वहां पर ये पता होना चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पे जो डोनर मिनिस्ट्री को फंड्स मिलते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, तो वहां पर ये सरकार का दायित्व है कि वहां पर बिल्कुल स्थिति साफ करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि जो फंड्स की यूटिलाइजेशन कितनी हुई है, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। निश्चित बात है कि कनेक्टिविटी को लेकर सरकार
बिल्कुल तत्पर है। यहाँ पर काफी अच्छे काम हुए, जम्मू और कश्मीर में जो कनेक्टिविटी हुई है वो बहुत बढ़िया, सराहनीय। तो लेकिन साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते वहां पर, क्योंकि वहां पर आप करेंगे तो सही मायने में वो दिन दूर नहीं जब हम उस दौर को दोबारा लेके आ सकते हैं जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। और साथ साथ हमें हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना है, और ये भूलना नहीं चाहिए कि जो ब्रेन ड्रेन होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान को एजुकेशनल डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बनाए, जैसे मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने की कगार पे है हिंदुस्तान, यहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स है वर्ल्ड क्लास, तो यहाँ पर अगर हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं और एजुकेशनल डेस्टिनेशन बनाते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो यहाँ पर देखिए कई चीजें करनी है, और यहाँ पर एनपीएस की तरफ ध्यान होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरफ। बहुत ही न्यूट्रल अप्रोच आपकी रही है इस बजट को लेकर, और जस की तस बातें जो है आपने कही है। बिल्कुल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कनेक्टिविटी कम है, कई और स्कोप्स हैं जहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर काम किया जाना है, हालांकि इसको लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन आगे भी क्या क्या स्कोप्स हैं, कौन कौन सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी जगह है जहां पर अभी काम करना बाकी है, इसको लेकर जो है भदौरिया जी जवाब देंगे। भदौरिया जी, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, जो बात कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र सोनी की ओर से कही गई कि क्या आपको भी 70 साल चाहिए एमएसपी लागू करने के लिए, और दूसरी तीसरी बात ये कि गौरव गोगोई कह रहे हैं कि कमजोर बजट है, तो वहीं आपने बिहार को इतना छप्पर फाड़ के दे दिया, उसके बाद पंजाब पूछ रहा है कि आपने हमें क्या दिया। हरसिमरत कौर की ओर से कहा गया कि हमारे लिए तो कुछ था ही नहीं इस बजट में। देखिए निशु जी, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती है। हम बजट जितना भी है सबको बराबर देते हैं, और जीएसटी का जो पैसा जिस स्टेट का जितना बनता है हम उससे ज्यादा देते हैं। बात यहाँ पर यह है कि उस पैसे को ये खर्च नहीं कर पाते। कितनी सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने हमारा जो पैसा हमने भेजा था वो खर्च नहीं कर पाए, उसको वापस कर दिया। तो ये अपनी गलतियां नहीं देखेंगे। अभी जैसे हमारे राजेंद्र सोनी जी ने कहा था कि राजस्थान का जिक्र वो कर रहे थे कि कई एक बड़ा अमाउंट है पैसे को जो दिया नहीं गया अब तक। नहीं ये तो मैं सोनी जी से ये कहना चाहूंगा कि आप जाके अपनी वेबसाइट पे देखें कि वहां पर कितना बजट भेजा गया है और कितना उसको उन्होंने कंज्यूम किया है। वो उसको पूरा खर्च भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि केंद्र का भेजा हुआ पैसा हम खर्च करें तो केंद्र का नाम हो जाए, जिस तरह से दिल्ली के कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, जब तक भदौरिया जी अपना जवाब पूरा करें तब तक आप देख लीजिए वेबसाइट पर जो चेक करने के लिए बोल रहे हैं भदौरिया जी। मैं झूठ नहीं बोलता सर, मैंने जो बात कही है तथ्यपरक बात कही है। अभी तो राजस्थान में 1 साल से ज्यादा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने ये कहा था जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब की बात कर रहा हूँ मैं, और वो तथ्यपरक बात है, रिक्वेस्ट है, आज जोड़ के कह रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ। भदौरिया जी कुछ कह रहे हैं? भदौरिया जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल देखिए, तमाम जो बड़े फैसले इस बजट में लिए गए हैं उसके बारे में हमने इस चर्चा की, और किस तरीके से पूरा जो विपक्ष है इसको लेकर काफी ज्यादा लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए विपिन जी, अगर बात की जाए, जो आपने बातें सुनी कि जीएसटी को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स से जूझते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, निश्चित बात है। देखिए कुछ हद तक मैं इत्तेफाक रखूंगा यहाँ पर, क्योंकि हम एक तरफ यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं एक देश एक तिरंगा, एक देश एक टैक्स रिजीम, तो यहाँ पर निश्चित बात है कि कुछ हद तक इस बात से इत्तेफाक रखा जा सकता है। लेकिन साथ साथ वही वाली बात है कि देखिए सरकार की प्राथमिकता है कि यहाँ पर कैसे ज्यादा से ज्यादा जो समाज के लोग हैं, जो देशवासी हैं, उनका भला हो। कि जैसे अगर हम इस बजट की बात करें, किसानों के लिए इस बजट में काफी कुछ है, महिलाओं के लिए है, और सबसे बड़ी बात है सैलरी क्लास, मिडिल क्लास के लिए तो है ही है, साथ साथ एमएसएमई सेगमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो उनको लोन्स दिए जाएंगे, और साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए कैसे उनको आगे तवज्जो दी जा रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अभी इसको आपको होलिस्टिक तरीके से देखने की आवश्यकता है इस बजट को, क्योंकि यहाँ पर एकाएक हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमेशा जब बजट का आंकलन होता है तो आप पहले के मुकाबले
उसकी तुलना करते हैं, फिर उसके प्लस पॉइंट्स लेते हैं, उसकी नेगेटिव पहलुओं को उजागर करते हैं। तो एकाएक देखिए, कोई भी सपनों का सौदागर नहीं है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप समझें कि बिल्कुल जादू की छड़ी है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो यहाँ पर हम लोग एक तरफ बात करते हैं बिग बैंग रिफॉर्म्स की। अब अमेरिका में क्या हुआ, जो चुनाव लड़े गए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, उन एक बात अच्छी जो उभर के आई उन चुनावों से, जहां से सीख लेनी चाहिए, देखिए कि वहां पर कि उन्होंने बोला कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी तरह से सपना यहां पर होना चाहिए, लेट्स मेक इंडिया ट्रूली वर्ल्ड क्लास एंड अ सुपर पावर। तो वहां पर अगर हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, तो यहां पर मुझे लगता है विपक्ष की भी भूमिका बहुत अहमियत रखने वाली है। क्योंकि अगर देखिए, ये तो उतार चढ़ाव है लोकतंत्र का महापर्व। आज जो सत्ता पे काबिज है, कल सत्ता पे नहीं रह सकते, और ये सीसॉ बैटल है। तो यहाँ पर अभी समझने की आवश्यकता है। जैसे कांग्रेस की बात करें, बहुत बढ़िया कांग्रेस ने वापसी करी है कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, झारखंड में, और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव का प्रदर्शन रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए।